टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ये जो अपना कंटेंट रहेगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। जो मेरी राइटिंग होगी वो इंग्लिश में होगी, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें आपको हिंदी में भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, और एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ हिंदी में करता हुआ चलूँगा। तो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जनरल साइंस से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मोस्टली टेक्नोलॉजी पार्ट ज़्यादा कवर करना होता है। ये जनरल साइंस से बिल्कुल अलग होता है। और टेक्नोलॉजी होता क्या है, इट इज़ बेसिकली मतलब जब हम साइंस को इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि उससे कुछ ऐसा रिजल्ट निकल के आए जिससे हमारी डे टू डे लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो प्रॉब्लम डिफेंस रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, वो प्रॉब्लम कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकती है, या फिर ह्यूमन डिसीजेस से रिलेटेड हो सकती है, एनर्जी रिलेटेड हो सकती है। हम्म कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा काम आसान बना दे। तो ये क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस। एक मिनट, एक मिनट बस। हाँ जी। तो ये होती है एप्लीकेशन ऑफ साइंस। टेक्नोलॉजी इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो जब हम साइंस को अप्लाई करते हैं, उसे लागू करते हैं, और उसे लागू करने के बाद कोई भी हमें टूल ऐसा मिल जाए, वो टूल बायोलॉजिकल टूल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है क्राइस्पर 9 का। ठीक है, तो क्राइस्पर 9 का क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है, एक जीन एडिटिंग टूल है। अब जीन एडिटिंग क्या, उससे पहले हमें उसे जीन समझना पड़ेगा। जीन से पहले हमें डीएनए समझना पड़ेगा। डीएनए से पहले हमें देखना पड़ेगा कि डीएनए का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब देखेंगे। तो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, और ऐसे ही डिफेंस देखेंगे फिर हम। ठीक है, फिर एनर्जी रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी, इन आईटी जिसे कहते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने आप में एक पूरा चैप्टर होगा अच्छा खासा, जिससे काफ़ी हमारा कंप्यूटर का पोर्शन भी ओवरलैप हो जाएगा उसमें। फिर इंडिया की जितनी भी पॉलिसी हैं, ठीक है, इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन्हें देखेंगे हम। ठीक है, इंडियन पॉलिसीज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम शुरू में क्या कर लेते हैं, शुरू की कुछ क्लासेस में बायोटेक्नोलॉजी कवर कर लेते हैं, और ये कोर्स मैं जब ही पूरा कर पाऊंगा अगर आप लोग मुझे साथ देंगे और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी शुरू करते हैं आज। और बायोटेक्नोलॉजी का आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या है। हम्म थोड़ा राइटिंग के लिए एडजस्ट कर लो। तो हम देखेंगे डीएनए क्या है। ठीक है, और हम काफ़ी सुनते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारा डीएनए है, बहुत सारे डीएनए हैं। तो देखेंगे क्या सच में सारे हैं, कि हम अपने डीएनए को काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे। अभी देख लेंगे कि काउंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको इस क्वेश्चन का जवाब इस चैप्टर के एंड तक मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप कुछ बस टर्म्स याद रखिए। ठीक है, कुछ टर्म याद रखो जिससे आप देख लो कि अभी उसे साइंस की तरह मत देखो, बस उसे एक ऐसे देखो जैसे आपके घर में एक टीवी रखा है तो उसे हम टीवी कह रहे हैं। तो जो जो मैं टर्म बोलता जाऊँ अपने दिमाग में इमेजिन करते जाना उसे। एक आप इस तरीके से इमेजिन कर लो कि जैसे ये कोई ब्रिक्स रखी है। ठीक है, ब्रिक रखी है, एक ईंट रखी है, इस पे कोई टर्म लिखी है एक्स, तो मैंने ऐसा एक्स कह दिया। उसी तरीके से जब अब मैं जितने भी नाम दूंगा आप अपने दिमाग में उसी तरीके से उसे इमेजिन करते चलो। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप साइंस पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि बस आप एक रीजनिंग की तरह इस चीज को पढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। देखो तीन चीज, सबसे पहले आप तीन चीज याद रखो। सबसे पहली चीज आप याद रखो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप फॉर्मूला की हमें इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मैं लिख देता PO4-। ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। पहली चीज याद रखो फॉस्फेट ग्रुप। दूसरी चीज आप याद रखो शुगर। ठीक है, शर्करा, चीनी। ठीक है, इसका भी हमें कोई स्ट्रक्चर या नाम की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आप याद रखो फॉस्फेट, शुगर, और तीसरी चीज हमारी क्या रहेगी है, तीसरी चीज जो हमारी है इसमें
वो है एक नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है। तो ये है नाइट्रोजिनस बेस। ये बेस वही है जो एसिड बेस, अम्ल क्षार वाला आप बेस पढ़ते हैं, वो तीन चीजें हैं। अब इन्हीं तीन चीजों से हम, आप अच्छे से इन्हें मेमोराइज कर लीजिए, इन्हीं चीजों से हम डीएनए और आरएनए का निर्माण देखेंगे। ठीक है। तो इससे पहले एक चीज और देख लीजिए, ये जो शुगर है, ठीक है, शुगर दो तरीके की होती है। होती तो बहुत तरीके की है, पर इसमें जो हम देखेंगे अपना, वो डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें दो तरीके की शुगर देखेंगे बस। पहली डीऑक्सी राइबोज, और दूसरी बस राइबोज शुगर। हम्म। तो अब देखो इस तरीके से कितना बढ़िया हमारा डीएनए बन के आएगा, बिल्कुल आराम से। अभी निर्माण कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज बनाते हैं जिसे हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें क्या क्या होगा, बस इसमें होगा हमारा, एक तो हमारी होगी इसमें शुगर, और एक होगा हमारा इसमें बेस। कौन सा वाला, यही नाइट्रोजिनस बेस। अब इस न्यूक्लियोसाइड में हम क्या मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे हम एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। तो जब इस न्यूक्लियोसाइड में हमने एक फॉस्फेट ग्रुप निकल बनाया, तो ये क्या बन गया हमारा, यही बन गया हमारा क्या, न्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग देख लेना एक मिनट, इसकी शायद गलत है ये, न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे। तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये हमारा जो न्यूक्लिक एसिड बन गया है, जब इसी की चैन बनती चली जाएगी आपस में, ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेजिन कर लो कि यही चैन जब बनती चली जाएगी, ठीक है, तो ये जब चैन बनती चली जाएगी, ये इसे क्या कहेंगे हम, पॉलीमर कह देंगे, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, डीएनए या फिर आरएनए। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि हमने उसमें शुगर कौन सी मिलाई है। ठीक है। अगर हमने उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलाई है, तो वो डीएनए बनेगा। और अगर हमने उसमें राइबोस शुगर मिलाई है, तो वो आरएनए मिलेगा। अब देखो इसमें एक चीज और देखो, ये जो चैन होगी, वो तो बस मैंने आपको एक रफ चैन दिखा दी, पर आप जब हम किसी अच्छी बुक में इसका डायग्राम देखेंगे, तो डीएनए का कैसा डायग्राम होता है, डीएनए का डायग्राम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। ठीक है। तो ये होगा डीएनए का आपका डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड रहेगा। और ये किसने सर्च करा था, उस साइंटिस्ट के नाम देख लो, नाम आ जाते हैं। नाम तो आ गए, यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर है उसमें ये सब पूछता है। तो ये ध्यान रखना, वॉटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। वहीं जो हमारा ये आरएनए होता है, ठीक है, ये आरएनए एक बस सिंगल चेन होता है। ये चेन से ऐसे इस तरीके से बना होता है हमारा आरएनए। ठीक है। और अब जो ये हमारे बेस होते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस हैं। अब हम इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस थे, ये कितने टाइप के थे, ये पांच टाइप के थे। एडेनाइन, ठीक है, दूसरा है ग्यूनाइन, उससे अगला हमारा थाइमाइन, माइन मेरा वाला, और फिर साइटोसाइन, साइन कॉस थीटा वाला, और फिर यूरेसिल। ठीक है। तो अभी हम इसका रोल देखते हैं, हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं। हमारा एमसीक्यू बन सकता है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता इन चारों में से। ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये जो हमारा डीएनए होता है, इसमें चार नाइट्रोजनस बेसेस मिलते हैं। कौन कौन से,
एडेनाइन, थाइमाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन। तो अब इसमें देखो, इसमें आपको ये बीच में दो डंडे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप याद रख लो इसे एटीजीसी, जहां ही डीएनए की बात आए वहां क्या हो गया, एटीजीसी। तो ये क्या है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एटीजीसी के बीच, एटी के बीच में सॉरी, और जीसी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है। अब देखो, अब आप इसमें देखो आरएनए, आरएनए में क्या होता, थाइमाइन नहीं होता। आरएनए में जो बस होगा यूरेसिल हो जाएगा, एयूजीसी हो जाएगा, एयूजीसी हो जाएगा इसमें। ठीक है। हाँ, तो इसमें थाइमाइन जो है हमारा चेंज हो जाएगा। तो यही डिफरेंस हो जाएगा हमारा किसमें, आरएनए और डीएनए में। तो इस तरीके से हमारा ये आरएनए और डीएनए का खेल पूरा हो गया। डीएनए अभी हमने देख लिया एक चेन है पॉलीमर की। अब क्या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया, नहीं। अभी जो वो हमने चैन बनाई थी, अब क्या करते हैं, इसे और ज्यादा सिकोड़ते हैं। ठीक है, मतलब इसे कंडेंस करते हैं। चलो, हमने इसे थोड़ा कंडेंस करा। अब कंडेंस में समझाता हूँ क्या होता है। देखो, आप सभी ने दूध देखा होगा, अगर हम दूध को उबालते रहें तो वो कंडेंस होकर मावा बन जाता है, मतलब सुगड़ जाता है। उसी तरीके से जब डीएनए कंडेंस होता है तो वो क्रोमेटिन बन जाता है थोड़ा। अच्छे से देख लो इसे, क्रोमेटिन। और जब ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, मोर कंडेंस, यहाँ लिख लो, मोर कंडेंस, ज्यादा कंडेंस हो गया। ठीक है, या फिर मैक्सिमम कंडेंस हो गया, मैक्सिमम और नहीं हो सकता। तो वो क्या बन जाता है, वो क्रोमेटेड बन जाता है। ठीक है, क्या बन गया, क्रोमेटेड बन गया वो। और जब ये ऐसे ऐसे दो डीएनए या फिर बोलो दो क्रोमेटिड आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं, ये क्या बन गया हमारा, यहाँ जन्म हुआ क्रोमोसोम का। किसका जन्म हुआ, क्रोमोसोम का यहाँ जन्म हो गया। ठीक है। और अब यहीं से हम आगे की तरफ देखेंगे किस तरीके से एक ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। तो अब आप सबसे पहले ये बताओ मुझे कि ये जो क्रोमोसोम है इसमें कितने डीएनए हैं। ठीक है, कितने डीएनए हैं इसमें, कितने डीएनए हैं। तो देखो, ये हमारा एक डीएनए था, हमने इसे कंडेंस करा और फिर और कंडेंस करा, तो ये बन गया हमारा क्या, सॉरी, क्रोमेटिड। और ये था क्रोमेटिन। और जब दो क्रोमेटिड मिल गए तो ये स्पेलिंग में साफ करके लिख देता हूं इसकी, ये स्पेलिंग, क्रोमेटिड। ठीक है। जब ये दो क्रोमेटिड मिल गए तो क्या बन गया हमारा, क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए हो गए, तो वो हो गए दो डीएनए हो गए हमारे एक क्रोमोसोम में। ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में कितने डीएनए, सॉरी, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो बेसिकली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, किसके, क्रोमोसोम के। गायब हो गया। हाँ, इस तरीके से ऐसे ऐसे ये एक पेयर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पेयर हो गया। इस तरीके से ऐसे ऐसे कितने पेयर होंगे, एक मिनट देखता हूँ कुछ इसके कॉपी करके मैं बन जाए तो। वेट, चलो मैं सीख लूंगा धीरे धीरे से और अच्छा करना। तो इसी तरीके से ऐसे ऐसे एक पेयर। ठीक है, ये क्या है, ये थोड़ी एडजस्ट कर लो डायग्राम में। ये इस तरीके से ऐसे एक दो कर करके इमेजिन करो, तीन तीन करके ऐसे 23 होते हैं, कितने, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम।
तो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डीएनए कितने हो गए ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए कितने हो गए, कितने प्रकार के डीएनए हो गए? 46 प्रकार के। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप डीएनए काउंट कर सकते हो, तो हम ये तो काउंट कर सकते हैं कि कितने तरह के डीएनए हो गए। तो 46 तरीके के डीएनए हो गए, जो कि हमें 46 क्रोमोसोम में मिल जाएंगे। और बेसिकली ये 46 भी नहीं होगा, ये बस जो आपका बैठेगा ये 23 ही बैठेगा, क्योंकि ये जो दूसरा डीएनए होता है ये एक दूसरे की कॉपी होता है। एक हमें मदर की तरफ से मिलता है और एक हमें फादर की तरफ से मिलता है। तो इस तरीके से 46 टाइप्स ऑफ डीएनए ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और ईच सेल में होगा ये। ठीक है, 46 कितने होंगे, जितने भी ह्यूमन बॉडी का एक सेल होगा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें 46 इंटू ट्रिलियंस हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अभी हमने देखा थोड़ा डीएनए के बाद क्रोमोसोम देख लिया। तो क्रोमोसोम्स के बाद हमने देख लिया पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आपको ये यहाँ तक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसे मैं फिर यहीं क्रोमोसोम से फिर से शुरू करूंगा, और उसमें देखेंगे क्रोमोसोम का रोल क्या है। ठीक है, उसमें हम बेसिकली थोड़ा एग फर्टिलाइजेशन की तरफ जाएंगे, और देखेंगे जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन होने में क्या क्या कमियां आ सकती हैं, और उन बीमारियों को हम क्या क्या कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।